देखिए, क्रिकेट की भाषा में अभी शकील साहब ने कहा, राहुल गांधी ने हर दिशा में शॉट लगाए, चारों तरफ वे बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी ने सदन का जब सत्र शुरू हुआ था तो उद्घाटन सत्र में जो भाषण दिया था उसे ये मान लीजिए कि किसी बल्लेबाज के पहले मैच के शतक के समान उसे गिना जा सकता है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि जब पहली ही पारी में कोई व्यक्ति सेंचुरी लगा दे तो उसके ऊपर एक मानसिक दबाव हो जाता है कि अगले मैच में वो कैसा कर दिखाएगा। शायद शकील साहब ने इस बारे में ट्विटर पर कुछ लिखा भी है। राहुल गांधी अब उस नैतिक दबाव से मुक्त हो चुके हैं कि अब अगले हर सत्र में उनसे ये उम्मीद की जाए कि वे धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, हर बार सत्ता पक्ष को निरुत्तर करेंगे। इस परीक्षा से वे खुद को मुक्त कर चुके हैं। हम और आप जरूर उम्मीद की नजरों से देखते हैं, देश में तमाम सारे लोग इस नजर से देखते हैं कि राहुल गांधी ने पहला भाषण तो अच्छा दिया था, अगली बार देखें क्या करते हैं। लेकिन अगली बार वे क्या करते हैं इसकी अनिश्चितता अब खत्म हो गई है, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण जो परिवर्तन की रेखा दिखाई दे रही है, उसकी छाया राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर दिखाई दे रही है, वो है उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्नमति। पिछले सत्र में भी जिस कमजोर बॉल पर नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि ये हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे हैं, राहुल गांधी अगर वे 30 सेकंड चूक जाते तो जिंदगी भर इस आरोप से कांग्रेस और राहुल गांधी मुक्त नहीं हो पाते कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। लेकिन राहुल गांधी ने 10वें सेकंड में वे 3 ऐतिहासिक वाक्य बोल दिए कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी नहीं है, आरएसएस जी। आज भी हमने उसका एक नजारा देखा। उन्होंने बेचारे शब्द के बाद जिस तरह पलट कर कहा नॉन बेचारे, नोट बेचारे, और निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री को, जैसे ही उन्होंने कहा कि हंसने की बात नहीं, तो वे लगातार अब ये साबित कर रहे हैं कि वे देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर एक दृष्टि रखते हैं। उनका अपना एक विजन है और एक दूरगामी योजना भी है उनके पास। सत्ता पक्ष के पास सिवाय उनका मखौल उड़ाने की और कुछ है नहीं। इसलिए अब वे न तो सत्ता पक्ष के बखौल से घबराते हैं, न विचलित होते हैं, बल्कि तुर्शी बतुर्शी तुरंत के तुरंत जवाब दे देते हैं। आज भी सदन में राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए और खास तौर से जो आपने प्रभाव की बात की, मतदाताओं पर, वोटर्स पर, कांग्रेस के अपने समर्थकों पर क्या असर होगा, तो बड़ी बातें उन्होंने फिर से दोहराई। एमएसपी की गारंटी इसी सदन से घोषणा की जाएगी और जातिगत जनगणना, ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हमेशा परेशान करते रहेंगे। 3 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। हरियाणा एक किसान बहुल राज्य है, वहां इसकी आफत सामने खड़ी होगी। राहुल गांधी हर जगह जाकर हरियाणा में आम सभाओं में गारंटी दें, बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पाती है। जातिगत जनगणना उन्हें बिहार तक परेशान करेगी, क्योंकि वहां तो नीतीश कुमार उनके सहयोगी आज की तारीख में, वो तो देश का पहला राज्य था बिहार जिसने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। राहुल गांधी समाज के और देश के सामने मौजूद सारे सवालों को लेकर आ रहे। बीजेपी, नरेंद्र मोदी निरुत्तर हैं। नरेंद्र मोदी उनका सामना करने के लिए सदन में नहीं होते। हो सकता है वे अपने कक्ष में बैठ के सुनते रहते हो भाषण, या उनका जो थिंक टैंक है, उनके भाषण तैयार करने वाली टीम है, वो फिर इसी तरह के कुछ जुमले लेकर आ रही होगी कि बच्चा बालक बुद्धि है, स्कूली बच्चों की कहानियां लिख रही होगी। इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री क्या जवाब दे। तीसरी बात, राहुल गांधी प्रतीकों के साथ अच्छा खेल रहे। वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का धर्म भीरू समाज धर्म और हमारे आध्यात्मिक प्रतीकों, अवतारों, देवी देवताओं के विचार से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब उन्होंने उन्हीं औजारों से खेलना शुरू कर दिया है कि अब आप जिस पिच पर खेल रहे थे वैसी गेंद लीजिए। धर्म के, आध्यात्म के प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू करके अब शंकर जी को लेकर, भगवान शिव को लेकर, और सही कहा शकील जी ने कि इससे पहले चक्रव्यूह की, पद्मव्यूह की ऐसी व्याख्या हमारा आपने भी नहीं सुनी देखी थी जैसी आज राहुल गांधी ने की है। अंतिम बात यह कि प्रतीक के रूप में उन्होंने A1 A2 जिनका नाम दे दिया, अब अगले कई वर्षों तक चाहे वो गणित की कक्षा हो, चाहे और कोई ऐसी कक्षा हो राजनीति विज्ञान की, उसमें A1 A2 प्रतीक हो जाएंगे देश के 2 धन्ना सेठों के। अब नाम लेने की भी जरूरत नहीं हो।
तो राहुल गांधी ने प्रतीकों की लड़ाई में भी बढ़त ले लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उनके ऊपर नाम धरने की कोशिश की, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, अब राहुल गांधी उससे ज्यादा माकूल और कारगर नामकरण कर रहे हैं। अब A1 A2 का कोई मुकाबला नहीं। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत अपमानजनक शब्द है। एक गलती है, व्याख्या कर दी है, प्रतीक चुन दिए, प्रतीक गढ़ दिए। आने वाले दिनों में राजीव रंजन भी अगली डिबेट में A1 A2 की बात करेंगे। हो सकता है अडानी अंबानी का नाम आप भी ना ले, तो अभी से जरूरत भी नहीं होगी। हमने अभी से शुरुआत कर दी। तो और हमारे दर्शक, हमारे देश के लोग इतने जागरूक हैं कि अब गांव गांव तक किसी को बताना नहीं पड़ेगा A1 A2 क्या है। तो मैं समझता हूं ये जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें राहुल गांधी हर सत्र में बढ़त लेते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हर दिन के साथ एक एक पायदान नीचे उतर रहे हैं। ये रहती जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, A1 पहले थोड़ा सा मीडिया की बातचीत थी, अभी हमारे चैनल पर DV लाइव पर प्रोग्राम हमारा लग गया है, लेकिन जो अपडेट शकील साहब ने दिया कि राहुल गांधी के आवाज उठाने के बाद स्पीकर महोदय ने वो पाबंदी हटा ली है। अब मकर द्वार तक लोग आ जाएंगे, पत्रकार काफी पहुंच सकते हैं। मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि ये थोड़ा जल्दी कार्रवाई कर दी लोकसभा अध्यक्ष ने। कम से कम आज शाम को 8-9 बजे एक आध भोंपू मीडिया पर ये प्रोग्राम तो आना चाहिए था किसी चौधरी साहब का कि कांच के पिंजरे में बंद रहने के फायदे। कोई इतना तो गिना देता कि ये तो बहुत अच्छा कदम है, हम लोगों को कैद में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी ठंडक लग रही है इस एयर कंडीशन कांच के पिंजरे में। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, ये सरकार की गोद में बैठे बैठे इतना आनंदित महसूस होने लगा है। वो जो शेर मैंने उसमें पढ़ा उसी को दोहरा देता हूँ। मुझसे सयाद ने पूछा मर्जी क्या है, मुझसे सयाद ने पूछा मर्जी क्या है, कफस कह गया आसमां कहते कहते। आजादी मांगनी थी, आसमान मांगना था, कफस यानी पिंजरा कैद। तो ये जो मीडिया के लोग वहां बंधक थे उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे हाँ ये तो पाबंदी बहुत अच्छी, हम तो आगे से यहीं कैद रहा करेंगे, इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। खैर कुल मिलाकर राहुल गांधी को हम लोग साधारण पत्रकार के तौर पर धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने आवाज उठाई और वहां तक जाने की फिर से इजाजत मीडिया को मिल गई। अब राहुल गांधी के जो तेवर हैं, आगे की जो लड़ाई, राजीव जी हम लोग जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब अक्सर हम सारे लोग विमर्श में ये कहा करते थे कि 2 मोर्चे हैं राहुल गांधी के साथ, एक सड़क, दूसरी संसद। सड़क की लड़ाई राहुल गांधी ने कमोबेश जीत ली। 10,000 किलोमीटर करीब करीब यात्राएं पैदल और चौपहिया वाहन से करके उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। उसी सड़क की लड़ाई में वोटों की लड़ाई भी शामिल थी, तो वोट भी उन्होंने हासिल कर लिए, अपनी पार्टी को दुगनी सीटों के साथ सदन के भीतर लेकर चले गए जी। दूसरा मोर्चा जो था वो संसद का मोर्चा था। फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर वे सरकार को किस तरह घेरते हैं इसकी अग्नि परीक्षा थी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अब वो चक्रव्यूह भी बेध लिया है। उन्होंने सत्ता की नाभि पर हमला करना सीख लिया। उन्हें पता है कि मर्म कहां है, तीर की नोक कहां चुभेगी, तब पूरे सत्ता पक्ष को दर्द होगा। वो राहुल गांधी ने अब समझ लिया है। आज के पूरे दिन उन्होंने जितने हमले किए, चाहे वो किरण रिजिजू के ऊपर ये कहना कि ऊपर से आदेश है उन्हें डिफेंड तो करना ही है A1 A2 को, या वित्त मंत्री के साथ उनका ये संवाद कि ये हंसने की बात नहीं है, या राजनाथ सिंह को निरुत्तर कर देना। कुल मिलाकर वे देश की राजनीति के मर्म को भी समझ गए। सत्ता पक्ष की जो कमजोर कड़ी है, कमजोर नस है, उसे भी समझ गए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से राजीव जी ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी या NDA सरकार या केंद्र सरकार की जो सबसे कमजोर कड़ी है, उस सबसे कमजोर कड़ी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो कल तक उनके लिए एसेट था, वो नाम आज की तारीख में बीजेपी के लिए लायबिलिटी बन गया है। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बीजेपी के लिए बोझ बन गए। बीजेपी के अंतःपुर में कितनी बेचैनी होगी इसकी हमारा अभी कल्पना नहीं कर पा रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव में खासतौर से 10 साल में जो किया सो किया ही,
लेकिन मात्र 1.5-2 महीने के चुनाव में उन्होंने जो बड़बोलेपन की पराकाष्ठा तक, स्वयं को अवतारी घोषित करने तक जिस तरह की बातें की हैं, वो अब उन पर भारी पड़ रही। और राहुल गांधी हर मौके पर सदन से लेकर सड़क तक उसका फायदा उठा रहे, उसी पर वे निशाना साध रहे हैं। उन्हें राजनाथ सिंह से वास्ता नहीं, राजनाथ सिंह को तो संरक्षण देते दिखाई कई बार, जैसे अहमदाबाद में उन्होंने कह दिया राजनाथ सिंह भी नहीं बोल पाते, यानी उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई। तो सीधा हमला उस प्रतीक पर कर रहे, उस आइकॉन पर कर रहे, जिसके भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी तरक्की करते हुए ये शिखर तक पहुंची है। उस आधार भूमि को ढहाने की तैयारी में राहुल गांधी है, नींव के उस पत्थर को खिसकाने में लगे हुए हैं, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कितने सफल होंगे हम नहीं जानते, आपने ठीक कहा, हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन एक मामूली खबरनवीस और विश्लेषक होने के नाते हम इतना तो देख पा रहे हैं कि बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि राहुल गांधी से इस वक्त कैसे पार पाया जाए। अभी संसद के सत्र में कुछ दिन और बाकी हैं, तो अगले हर दिन हमें देखना होगा प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देते हैं सदन में।